अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और अभी आप लोग जो हैं सबके सब बेदार हो चुके होंगे क्योंकि छुट्टियों वाला एलिमेंट ख़त्म हो चुका है ना। कल तक का तो ठीक था, मतलब कल जो थे हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद थोड़ी सी एक्सेप्टेबल थी कि ईद की छुट्टियों के बाद भी आप लोगों की आदतें बिगड़ चुकी हैं। आप लोगों ने 4 छुट्टियों में अपनी आदतें ये बनाई थी कि रात को लेट नाइट सोना है और सुबह बहुत लेट उठना है। तो चलें, वो कल एक्सेप्टेबल था लेकिन आज नहीं होना चाहिए। तो अब तक आप लोग उठ जाने चाहिए भाई, ठीक है। और ब्रश आपने किया हुआ हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग बिल्कुल एक्टिव बैठे हुए हों, ठीक है। मुंह धो लिया हो, ठीक है, क्योंकि मुंह नहीं धोते ना तो वो क्या कहते हैं ना, अभी वो सुस्ती का एलिमेंट आपके पास रहता ही है। और आप कभी ऐसे बैठते हैं तो यहीं पे दम हो जाते हैं, इधर बैठते हैं तो यहीं पे गिर जाते हैं, ठीक है। सो मुंह धुला होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए, आपकी नोटबुक होनी चाहिए, आपके पास आपकी पेन या पेंसिल जो भी है, ठीक है, वो हो, ताकि आप साथ साथ पॉइंट्स को लिख सकें, राइट कर सकें, ठीक है। और मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकें। तो दिमाग खुला होगा और हाजिर दिमाग होंगे तभी कुछ पल्ले पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो है कुछ चीज़ें आपको समझ भी आएंगी और आप मुझसे पूछेंगे भी, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अच्छा भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बेसिक तौर पे कल कुछ चीज़ें हमने छोड़ी थी। वो क्या छोड़ी थी भाई? देखो, हमने कल सारे के सारे प्रोडक्टिसिटी यानी प्रोडक्ट जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोडक्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जितनी भी थी, सारी नहीं डिस्कस की थी। आज हमने 2 करनी है। कल हमने कौन कौन सी की थी? मेल्टिंग पॉइंट किया था, आयनिक रेडियस किया था, एटॉमिक रेडियस किया था। आज हम बॉइलिंग पॉइंट करेंगे। साथ ही साथ हमने आज जो है आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करना है, उसके ट्रेंड को डिस्कस करना है। कोशिश हमारी होगी कि आज हम ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन लेते हुए हम आज जो है यानी अल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स हैं, सेकेंडरी ग्रुप जो है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज से मुतल्लिक भी बात आज ही करें, कुछ ना कुछ डिस्कस करें, ठीक है। सो कोशिश हमारी रहेगी कि हम इन तमाम पॉइंट्स पे काम कर सकें। वैसे हम कहते ही हैं, ठीक है, बातें तो बहुत करते हैं लेकिन इस पर कंप्लीट नहीं हो पाते, नहीं कर पाते, ठीक है। डिस्कशन बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाती है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। आपके स्क्रीन पर जो स्लाइड है पॉइंट वाली, वो मैं चाहूंगा कि आपकी स्क्रीन पर आ जाए ताकि हम साथ साथ उसको स्टार्ट करें। बॉइलिंग पॉइंट में से आप में से कोई बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेगा? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को, हाँ बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। बॉइलिंग पॉइंट भी आपके इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले बताना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। वैसे तो मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्टर वे में लिख दिया, स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच द एलिमेंट चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म। इसकी कंप्लीट पता है क्या होती है डेफिनेशन? आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है the temperature at which the vapor pressure of the substance becomes equal to the external pressure, it is called boiling point। इसको हम boiling point कहते हैं। यानी बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस और बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम कहते हैं कि भाई हमारे जो है सामने मौजूद होते हैं और हम उनको जो है गो थ्रू कर रहे होते हैं। अब देखो, हमारा मेन जो यहाँ पर बात करने वाला जो काम है ना बेसिक तौर पे, वो है क्या? हमने देखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं कि जो इफेक्ट क्रिएट करते हैं, किसके ऊपर भी इफेक्ट क्रिएट करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जैसे हमने कल भी देखा था, मेल्टिंग पॉइंट की हमने बात की थी। पॉइंट जो है हमने कहा था कि इसकी डिपेंडेंस जो है ये किस पर है कि भाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी थी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्यों डिपेंड करता है। हम ये बात जानते हैं कि भाई देखो, जब हम बात करते हैं किस चीज की, भाई जब हम बात करते हैं किसी एक सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसमें जो एटम्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड्स कब बनते हैं? मैंने आपसे कहा था कि जब किसी एक एटम की बात करें जो उसके आखिरी शेल में अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही वो एटम जो है वो अपनी वैलेंसी को शो करेगा, यानी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सो हमने कहा था कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में हो वो एक बॉन्ड बना सकता है, जिसके पास 2 हो वो 2 बना सकता है, जिसके पास 3 हो वो 3 बना सकता है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी जो अनपेयर्ड फॉर्म में है आउटर मोस्ट शेल में, दैट विल डिसाइड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। ये जो कोई एक स्पेसिफिक एटम अपने जो है दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकेगा। सो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इन ही फैक्टर्स पे डिपेंड, यानी इसी मेन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है कैसे इफेक्ट क्रिएट करती है, उसकी सादा सी एग्जांपल आपको मैं बता चलूं। जैसे हम एथेनॉल की बात करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 78.5 डिग्री होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ठीक है, उस पर मतलब उसका होता है। रीजन क्या है, डिफरेंस क्यों है एथेनॉल में और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में? डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है कि एथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन वो वीकर टाइप की होती है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग
बॉन्डिंग है इनसाइड वाटर, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड वाटर, वो थोड़ा सा हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्गर किस्म की होती है। चूंकि वो स्ट्रॉन्गर होती है कि बॉयल करना यानी कि एवेपोरेट करना वाटर मॉलिक्यूल्स को थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उनमें आपस में इंटरेक्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। ठीक हो गया। सो इन जो आप कह लें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इट विल डिसाइड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड, हाँ बिल्कुल सही है भी, सॉलिड बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फेज ऑफ अ सब्सटेंस कन्वर्ट को एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ये कौन सी डेफिनेशन बता दी आपने भाई, वैसे समझ नहीं आई। आरटीएम सॉरी अरीश कह रही है कि भाई स्लाइड्स में जो समझाना होता है वो सर बोर्ड पे ही समझाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों में करता हूं काम। ठीक है, ताकि दोनों तरह के लोग खुश हो सके। वैसे तो कभी सारी अवाम खुश नहीं हो सकती, कोशिश होती है कि मैक्सिमम लेवल पर आप इक्वल लेके चलूं, सबको जो है साथ साथ लेके चलूं। ठीक है, अब देखें जरा भाई बातें नहीं करनी है आप लोगों ने यार, बातें बिल्कुल नहीं करनी। आप लोगों को 100 दफा समझाते हैं, फिर वही बात आती है कि आप लोग एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो। ठीक है, अच्छा देखो, अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्राफ हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मतलब विजिबल भी हैं। ठीक है, इन ग्राफ को देखेंगे। पहला ग्राफ देखें, अलोंग द पीरियड वो बात कर रहा है, और वो पीरियड के अलोंग वही बात चल रही है जो भी हमने पीछे भी देखी थी। ठीक है, जो आपने जो है मेल्टिंग पॉइंट में देखा था वही तमाम के तमाम यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है अलोंग द पीरियड। यानी कि कार्बन तक हम जानते हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं अप टू द, कहते हैं ना मार्क, हमारे पास क्या है भाई, कार्बन एटम जो हम कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा होता है इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम फर्दर आगे मूव करते हैं पीरियड में, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। फिर हम जब बात करते हैं ऑक्सीजन की तो उसमें 2 रह जाते हैं। हम जब बात करते हैं फ्लोरीन की तो उसमें सिर्फ 1 रह जाता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो जाते हैं। सो यही यहाँ पर भी वही चीज डिस्प्ले कर रहा है इस ग्राफ के अंदर। इस जो है ग्राफ में उसने यही जो है बातें डिस्प्ले की भी आप लोगों के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये पीरियड जो है 2 तो बड़ा स्मूथ है। पीरियड 3 की जहां तक बात है, ठीक है, तो पीरियड 3 के अंदर थोड़ा बहुत जो है फ्लक्चुएशन है। अगर आप देखें तो फास्फोरस और सल्फर के दरमियान। ठीक है, फास्फोरस की निस्बत सल्फर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा हायर है। अब भी देखो यहाँ पर आपने गप्पे मारने, तो यार मुझे बता दो ताकि मैं आराम से खामोश होकर पहले आपकी गप्पे सुन लूं, जो आपने फजूल की बातें करनी होती हैं पहले वो सुन लें हम सब के सब मिलके, उसके बाद फिर हम जो है पढ़ लेंगे। भी बताएं जल्दी से, शाबाश, कौन कौन है यहाँ पर जो इस वक्त बातें शातें कर रहे हैं। एफएलपी का पूछ रही है भाई। एफएलपी कल भी वो कहते हैं ना ऐलान किया था पूरा, एक पोस्ट भी लगा दी थी। ठीक है, इसके अलावा जो है ना पूरे लेक्चर में भी कल काफी दफा ऐलान किया था जरफशान। आज फिर कर देता हूं कि एफएलपी का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट जो है चैप्टर नंबर 11 जो आपकी पार्ट 1 का केमिकल काइनेटिक्स, वो पूरा है भाई, पूरा है। समझ आ चुकी है या आप लोगों को ये बात कन्वे हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि मैंने बता दिया आप लोगों को। अब बताएं कोई और मसला? हाँ भाई, कोई और मसला रह गया आप लोगों का? अच्छा, तो अब हम फोकस करते हैं भी लेक्चर के ऊपर और थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं। थर्ड पीरियड में देखो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि सल्फर और फास्फोरस जो है इसमें थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर है। यानी फास्फोरस तो ठीक है, लेकिन सल्फर जो है वो हम कहते हैं कि उसका जो थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम वापस चलते हैं नीचे, डाउन मूव करते हैं, मतलब आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि जो बिहेवियर है क्लोरीन का और आर्गन का वो यूजुअल है। ठीक है, यानी कि हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही होगा। अब सल्फर के अंदर इतना अनयूजुअल बिहेवियर क्यों है? व्हाई? देयर इज रीजन, देयर इज स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड के सल्फर ऐसा क्यों करता है। अगर हम देखें पीरियड की बात करते हैं, पीरियड 2 की बात करते हैं, तो उसमें आप जानते हैं कि जो ग्रुप नंबर 6 है ना, ठीक है, यानी ये जो अपना सल्फर है और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑक्सीजन फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 6 का, सल्फर दूसरा एलिमेंट है इसी ग्रुप का। ठीक है, और दोनों एक ही ग्रुप से जो है हमारे पास बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक हो क्या? लेकिन ऑक्सीजन अपना बिहेवियर बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पे कर रहा है जो होना चाहिए था, लेकिन
अंदर अनयूजुअल बिहेवियर है। उसकी रीजन क्या है? हम ये बात जानते हैं कि शायद आपने ये टर्म पढ़ी होगी, डायगोनल रिलेशनशिप्स की बात पढ़ी होगी। डायगोनल रिलेशनशिप होते हैं एलिमेंट्स के आपस में इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे पास होती हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि थोड़ा बहुत जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर को शो करते हैं। सो सल्फर की जहां तक बात है, सल्फर की बात करते हुए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वही है कि जो हम कहते हैं कि हमारे पास किसमें थी भाई, जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑक्सीजन में थी, ठीक है। फर्क क्यों आया है? फर्क उसके टोटल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो उसमें हमारे पास क्लियर हो सकता है, ठीक है। सर जी ग्राफ क्लियर नहीं है भाई, वो देखो ग्राफ क्लियर होने हैं, लेकिन पहले समझ ले तो लो यार, समझाने तो दो भाई, ठीक है। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड सेम होता है, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन कुछ अनयूजुअल बिहेवियर की हम बात कर रहे थे कि सल्फर, वाई सल्फर showing some different behavior, क्योंकि सल्फर की जो पीक है वो थोड़ा सा हायर है एज कम्पेयर टू फास्फोरस। उसी से मतलब आपको जो है गाइड कर रहा था कि सल्फर की जहां तक बात है, एक तो मैंने आपसे कहा कि डायगोनल रिलेशनशिप्स जो है वो बड़ा मैटर करते हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा ये होता है हमारे पास, ठीक है, कि सल्फर की जहां तक बात है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग राइट करें, मैं व्हाइट बोर्ड क्लियर करता हूं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो है इसकी राइट करते हैं ताकि हमें जो है इसका अंदाजा हो। सल्फर की बात कर लेते हैं। देखो मैंने आपसे कहा था कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल की वही है जो ऑक्सीजन की है, लेकिन अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो जाहिर सी बात है वो बढ़ रही है। इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स में भी इजाफा हो रहा है, जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 16 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, इस तरीके से दूसरे शेल में हमारे पास ये 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। उसके बाद कितने रह गए भी? 6 रह गए हमारे पास, ठीक है। तीसरे शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके ऊपर हमारे पास होता है ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में हमारे पास क्या होते हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हमारे जो है हम कहते हैं कि इसके पास होंगे, ठीक हो गया। अब डिफरेंस क्या है, क्यों जो है सल्फर डिफरेंटली बिहेव कर रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, अगरचा इनकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, सेम ग्रुप पे ये फॉल करते हैं। फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि मैंने शायद आई थिंक ये वाली टर्म कल भी एक्सप्लेन की थी, ये वाली टर्म आपको कल भी बताई थी कि जब हम बात करते हैं ना भी इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं, अगर आप इसको देख लें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2, ठीक है। अभी आगे चलेंगे, हम एक और चीज भी अंडरस्टैंड करेंगे और वो क्या होगी कि जब भी हमारे पास कोई भी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होता है या हाफली फिल्ड होता है, इट विल प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपके पास क्या होता है कि भाई कोई भी सबशेल हाफली फिल्ड होता है या कंप्लीटली फिल्ड होता है, इट विल प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। व्हाई? कंप्लीटली फिल्ड की अगर हम बात करते हैं उसकी रीजन क्या हो सकती है? उसकी रीजन होती है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं तो फिर ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसको पेयर हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी का नाम देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास पेयरिंग एनर्जी का है, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं, इट विल प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द एटम, ठीक हो गया। इसकी जहां तक बात है, इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन जो है इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, यानी इस आउटर मोस्ट शेल को हम निकाल भी दें, ठीक है, तो जो पीछे है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म के अंदर हैं। यहां पर अगर आप गौर करें तो इसमें नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है हमारे पास, ठीक है, वो ज्यादा है, ठीक है जी। और ज्यादा होने की बुनियाद पर इसमें हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और जब ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हमारे पास सामने आती है तो ये थोड़ा अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है। इवन के जो इसका आउटर मोस्ट सबशेल है, ठीक है, इसका जो आउटर मोस्ट सबशेल है, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 की हम बात करते हैं, एंड 3px2 3py2 होगा, जिसको हम कहते हैं कि 3py1 होगा और ये 3pz1 होगा, ठीक है, ये 3pz1 होगा, ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं। सो आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी इसके पास 2 पेयर्ड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद हैं, ठीक है, दैट विल प्रोवाइड इट सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है, जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि इसमें अनयूजुअल जो है ये बिहेवियर को शो कर रहा होता है, ठीक है। अब बताएं कि समझ आ गई है? अब बताएं यहां तक कुछ समझ आया आप लोगों को कि नहीं समझ आया? कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुई आप लोगों को? अगर नहीं हुई है तो हम थोड़ा सा फर्दर डिस्कशन इससे मुतालिक करेंगे, नहीं तो फिर हम जो है ग्रुप की तरफ चलते हैं। ग्रुप्स के अलॉन्ग देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसमें वेरिएशन क्या है या वो किस तरीके का ट्रेंड जो है वो शो करता है। मुझे बताएं यहां तक। अब बताएं गजाला
और कामिल की एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे एक सर एग्जांपल कल वाली ले सकते हैं जो आपने मेल्टिंग पॉइंट के लिए बताई थी, भाई कौन सी एग्जांपल बता दी थी मैंने, शरीका बताना है आपने मुझे कि ये समझ आया आप लोगों को या नहीं समझ आया, हमरा आपने भी बताना है, क्योंकि ये पॉइंट वाकई थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है कि भी एक यूजुअल बिहेवियर होता है अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है, लेकिन एकदम से कोई एलिमेंट कहता है भी मैंने तो अपनी मर्जियां करनी है, ठीक है, सो वो फिर अपने तौर पर करना शुरू करता है। सर मैग्नीशियम में कम हुआ पर सल्फर में बढ़ता है क्यों? भी कहां पर मैग्नीशियम में कम हुआ और सल्फर में बढ़ता है क्यों? मैग्नीशियम, वेयर इज मैग्नीशियम? अच्छा, मैग्नीशियम में कम हुआ लेकिन बढ़ता है मैग्नीशियम। ये देखो यार मेरी बात सुनो, इस वक्त जो पीरियड 3 की हम बात करें ना, मैं जरा एलिमेंट राइट कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पर भी पहला हमारे पास सोडियम है, ठीक है, फिर हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम आता है, ठीक हो गया, उसके बाद फिर हमारे पास सिलिकॉन आता है, फिर जाकर हमारे पास आता है फास्फोरस, फिर सल्फर है, और उसके बाद फिर हमारे पास क्लोरीन है और आर्गॉन है, ठीक है भी। अब देखो हमने एक बात पढ़ी थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे, इस पे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके पास 4 हैं। तो फर्स्ट अगर आप ग्राफ देखें आपकी स्क्रीन पर मौजूद हो, मैं कर भी देता हूं आपकी स्क्रीन पर, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कर देते हैं। लें जी, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब आप देख रहे हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम ऊपर है, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद फिर हमारे पास सिलिकॉन आता है, यानी ये इंक्लाइनेशन है। और इंक्लाइनेशन क्यों है? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही आप सिलिकॉन से आगे जाते हैं, फास्फोरस के पास 3 है, सल्फर के पास 2 है, क्लोरीन के पास 1 है, और आर्गॉन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बॉन्ड बनाता ही नहीं है, यानी यूनी कह सकते हैं कि एटॉमिक फॉर्म के अंदर, यानी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। तो यहां तक तो यूजुअल बिहेवियर था कि इंक्लाइनेशन क्यों हो रही थी, इसलिए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे। यहां पर डिक्रीजमेंट की रीजन भी बता दी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। फर्क था, यानी प्रॉब्लम थी सल्फर और फास्फोरस में, जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन की है, ठीक है भी। समझ आया आपको ज़रफ़शान के मैग्नीशियम वाला तो कोई पॉइंट बनता नहीं है ना भी, मैग्नीशियम को हम कंपेयर किसके साथ करेंगे? अगेन नस्मा कह रही हैं भी बड़ी बात है सर, आपकी समझ तो आ गई है जो समझाया है, बट वन चैप्टर में ये इंक्लूड नहीं है। कहाँ से पढ़ा रहे हैं आप भाई सना, क्या हो गया आपको भाई? कराची जो है, ठीक है, उसकी बुक में बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट भी ढूंढो कहाँ पर है आपके चैप्टर में, जल्दी से बता दो। सर सल्फर वाला पॉइंट रिपीट कर दें, भी कर देता हूँ। नो सर ये समझ नहीं आई, महानूर कह रही हैं, ठीक है भाई। सो एक दफा इसको रिपीट करते हैं फॉर अस्मा एज वेल एज फॉर महानूर एंड हमाद, ठीक है, फाइनल वन, ठीक है, फिर हम आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स द किधर भी जो हमारे पास आता है ये ग्रुप के लॉन्ग हम चलेंगे, ठीक है, ये ले, ठीक है। अच्छा भी क्लियर नहीं हुआ सल्फर वाला, हमरा देखें जरा भी, देखें तो सही, गौर करें। देखो मैंने आपसे कहा कि अगर हम पीरियड 2 की बात करते हैं, और जहां तक पीरियड जो है हम कहते हैं कि हमारे पास पीरियड जो है वो 3 की बात करते हैं, सो पीरियड 2 जो है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें तो बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना, जैसे कि होना चाहिए, एक जनरल ट्रेंड डेवलप होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, वैसे ही हमारे पास वो ग्राफ और कर्व बनती है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं पीरियड 3 की, तो पीरियड 3 जो है उसमें कुछ अनयूजुअल बिहेवियर है कि सल्फर जो है इट इज स्लाइटली हायर, ठीक है, यहां सल्फर होता है, यहां फास्फोरस होता है। रीजन क्या है, रीजन क्या हो सकती है? अगर आप फास्फोरस को भी देख लो, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अगर आप राइट कर लो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी 15 एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है, टू दिस वन, ठीक है जी। एक बात तो ये कि इसमें हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी वो होगी 3s2 2px1, बल्कि ये कंप्लीट होगा 2px2 होगा, ठीक है, और 2py1 होगा। यार इसको इस तरह कर लेते हैं कि नीचे राइट कर लेते हैं ताकि आपको जरा क्लियरली समझ आ जाए। 15 है ये, ठीक है जी, s2, ठीक है, 2px1 बल्कि 2py, ये 3p होगा, इट्स 3p 3pyx1 3py1 3pz1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फास्फोरस की।
इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आउटर मोस्ट जो है वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो कि अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे वो 3 होंगे, सल्फर के पास 2 होते हैं। तो होना तो यही चाहिए था कि फास्फोरस का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू सल्फर, ये लेकिन थोड़ा अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रहा है, सल्फर थोड़ा सा हायर है एज कंपेयर टू फास्फोरस। रीजन क्या हो सकती है, क्या रीजन हो सकती है, ठीक है, रीजन हम देखना चाह रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम जो है देखते हैं, जिसमें कि हमारे पास जब भी हमारे जो सब शेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में कैरी करते हैं तो इट विल प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द एटम, ठीक है, क्योंकि हमने आगे चलते हुए जिंक और जो है आगे देखना है हमने क्रोमियम की बात करनी है, तो जिंक और क्रोमियम जो है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ी सी अनयूजुअल होती है। और वो अनयूजुअल क्यों रखते हैं, क्योंकि अनयूजुअल रखने से उनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनकी तादाद बढ़ती है जो कि उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं, नहीं सल्फर की बात कर लेते हैं, तो सल्फर की बात करते हुए मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अपने पीरियड में बिल्कुल यूजुअल बिहेवियर शो कर रहा है, सल्फर डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। रीजन क्या है कि सल्फर जो है इसके पास पिछले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि इसके पास 4 पेयर्ड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, दैट विल प्रोवाइड सम स्टेबिलिटी टू द एटम, ठीक है, स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। इवन के जो इसके आखिरी शेल की हम बात करते हैं तो उसमें भी 2p 3py और 3pz जो है ये हमारे पास अनपेयर्ड होंगे, 3px2 जो है, ठीक है, ये फिर पेयर्ड फॉर्म के अंदर आ जाएगा, जो कि हम फास्फोरस में नहीं देख रहे। आप देख रहे हैं फास्फोरस के आखिरी शेल में सिर्फ एक पेयर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है, जबकि जो सल्फर है इसके पास 2 पेयर्ड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट विल हैव सम हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू फास्फोरस। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अब बताएं भी कोई कंफ्यूजन रह गई है? सर ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम का बता दें। ग्रुप तो भाई डिस्कस नहीं किया, हमें थोड़ा सा वेट करना है आपने। सर ग्रुप में भी ग्रुप की तो डिस्कशन नहीं की, ज़रफ़शान थोड़ा सा वेट कर लो, अभी ग्रुप को डिस्कशन करना है हमने। रीजन नहीं समझ आई भी, देखो शरीका मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फास्फोरस एंड सल्फर। मैंने आपसे ये बात कही कि जो पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है, इट विल प्रोवाइड सम स्टेबिलिटी टू द एटम, ठीक है, एटम को वो स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। अब ये बात आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि पेयर फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर काउंट कर लें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पेयर फॉर्म के अंदर हैं? भाई एक पेयर है, 2 3 4 5 6। अगर आप उस पर गौर करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसके आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट की है, यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस की यही है। तो 1 2 3 4 5 यहां तक आ गए, इसके पास छठा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि पेयर्ड फॉर्म में है वो यहां पर मौजूद है। इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एज है, हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा एज से मुराद क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इजाफी है एज कंपेयर टू फास्फोरस, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं इट विल प्रोवाइड सम स्टेबिलिटी टू द एटम, दैट इज व्हाई सल्फर हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू फास्फोरस। ठीक है भी सर, ये पीरियड के लॉन्ग की वजह से है भी, पीरियड क्या लिखा हुआ है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, एग्जैक्टली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है फैक्टर काउंट होता है। सर ऑक्साइड्स के साथ भी सेम ट्रेंड होगा? भाई ऑक्साइड्स तो अभी हमने डिस्कस करने यार, अभी हमने अल्कलाइन के ऑक्साइड्स को फर्दर डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारा नेक्स्ट ग्रुप वाला टॉपिक आएगा, उसमें करेंगे हम। ठीक है, जितने ज्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट सल्फर। देखो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा सारा, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके साथ साथ अगर हम किस तरह से जो है कंपैरिजन करें एटम्स के दरमियान के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी जो है सम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने हैं टू दी एटम। ठीक है, सो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कम है, और सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ज्यादा हैं, दैट विल प्रोवाइड सम एज और स्टेबिलिटी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू फास्फोरस। ठीक हो गया। जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जुनेरा हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है, लेकिन ये थोड़ा अनयूजुअल बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, एनॉमली या जो हम कहते हैं ना कि वाइटल बिहेवियर, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है वो कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक हो गया। ठीक है भाई, तो आई थिंक मेरे ख्याल से भी हमें मूव करना चाहिए। वापस से मैं आप लोगों की स्क्रीन पर लेकर आऊंगा वो ग्राफ जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ था। अब हम बात करेंगे ग्रुप्स की। ठीक है, ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। अब उसमें आप देख लें कि ग्रुप के अलॉन्ग अगर हम देखें तो हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था
मेल्टिंग पॉइंट की बात हो या बॉइलिंग पॉइंट की बात हो, हम जब बात करते हैं सेवेंथ ए ग्रुप यानी हेलोजेंस की बात करते हैं, तो हेलोजेंस सारे के सारे क्या हैं, दे आर क्या कहते हैं समहाउ कुछ इनके अंदर गैसेस हैं, एक हमारे पास लिक्विड है और एक सॉलिड जो है एलिमेंट है। यानी हम जानते हैं ना फ्लोरीन गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। वो रीजन क्या है उसकी, रीजन ये है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज के बढ़ने से इनमें वो जो पोलराइजेबिलिटी वाला एलिमेंट है वो बढ़ता है, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी वाला एलिमेंट बढ़ता है तो हम कहते हैं कि पोलराइजेबिलिटी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा होता है तो हम कहते हैं कि फिर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये जो हैलोजेंस वाला है बिहेवियर ये तो यूजुअल है, यानी ये हमें पता है, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, जहां तक बात है ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, क्योंकि देखो यहां पर हम जो ले रहे हैं वो सेकंड ए ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी हमने आगे फर्दर बात भी करनी है, उसकी जहां तक बात है सो उसमें बहुत अनयूजुअल बिहेवियर है, ठीक है। अनयूजुअल बिहेवियर क्यों है भाई, देखो यहां पर हमारे पास कोई जनरल ट्रेंड डेवलप नहीं हो पा रहा जिसके थ्रू हम बता सकें कि भाई अलोंग द ग्रुप जो है फ्रॉम व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो जो है जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है या ज्यादा होता है। क्योंकि देखें बेरिलियम से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हायर है, ठीक है। वो हायर होने की रीजन क्या है मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सारे मेटल्स हैं, सारे सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहां पर जो जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, वो थोड़ा बहुत अप्लाई होता है। यानी बेरिलियम चूंकि टॉप जो है हम कहते हैं टॉप ऑफ द ग्रुप मौजूद है, सो उसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, जितना छोटा साइज होता है एलिमेंट का, ठीक है, उतना ही हम कहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है चूंकि बेरिलियम की ज्यादा है, स्मॉलर साइज है, तो हार्ड इन नेचर है, और हार्ड इन नेचर होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा इसका होगा, ठीक है। अब जब जैसे ही नीचे आएंगे सो एकदम से आप देख रहे हैं ग्राफ के अंदर एकदम से जो है मैग्नीशियम की बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें बहुत नीचे जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट है कैल्शियम की, और उसके बाद फर्दर फिर जो हमारे पास स्ट्रॉन्शियम आता है और फिर बेरियम आता है, ठीक है। सो वो एक और तरह से ट्रेंड डेवलप हो रहा है, ठीक हो गया। सो मैग्नीशियम का फर्क क्यों है बाकी सारे के सारे, तो उसमें एक और चीज मैं आपको एक चीज में फिर से बता चलूं, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। सो यहां पर भी डायगोनल रिलेशनशिप की बात आती है मैग्नीशियम जो है, ठीक है, उसकी बिना पर, ठीक हो गया। और जहां तक बात है मैग्नीशियम की तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी राइट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हमें जो है उस हवाले से हिंट जो है वो जरूर मिलेगा उसमें, ठीक है। की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है। ये एबनॉर्मेलिटी कह सकते हैं इसको, या हम कहते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर की, दोनों तरह से इसका जो है हम जो है हम कह सकते हैं कि ये एक इसका बिहेवियर है, ठीक है। क्योंकि देखें बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपना बिहेवियर समहाउ थोड़ा सा स्मूथ डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रुप में जो मैग्नीशियम है, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो है, ठीक है। और लो होने की रीजन क्या हो सकती है ये चीज हमें देखना है। एक और चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, एक और चीज मैं जरा थोड़ा सा आपको जो है समझा दूं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ए एलिमेंट्स जो हैं वो सारे मेटल्स हैं, लेकिन सोडियम को आप जानते हैं कि वो नाइफ से आप कट कर सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं, ठीक है। सो जितने भी हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स हैं, या सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है हम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर मेटल्स होते हैं, ठीक है, इतने हार्ड नहीं होते। हाँ, इसमें जो हमारे पास टॉप जो है हम कहते हैं ना कि टॉप ग्रुप जो है हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जहां तक हम बात करते हैं ये हार्डर इन नेचर होते हैं, बाकी थोड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं जिनको हम इवन नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो अब हम जो है मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। पिक्यूलर बिहेवियर, बिल्कुल ये पिक्यूलर बिहेवियर है, ये हम कह सकते हैं कि एक अनसर्टेन बिहेवियर है, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम परफॉर्म करता है, ठीक है। यानी मैग्नीशियम जो है वो हमें प्रोवाइड करता है इस बॉइलिंग पॉइंट फ्रेंड के अंदर, ठीक है। यानी बेरिलियम की निस्बत इसका एकदम से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एकदम से डिक्रीज होता है और फिर फर्दर जो है आगे चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीजमेंट की तरफ चलता है। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो चीज इस वक्त हम डिस्क्राइब करेंगे, जैसे अब आप आगे अब यहाँ भी आपने देखा था सल्फर की हमने बात की थी, नीचे जाते हुए ना जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं आता है हमारे पास भी क्या फर्दर कैल्शियम आता है, फिर स्ट्रॉन्शियम आता है, फिर हमारे पास बेरियम आता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनमें भी इजाफा होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजमेंट भी होगी, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इंक्रीजमेंट से जो पेयरिंग एनर्जी थी, ठीक है, उसमें इंक्रीजमेंट होगी, जो कि इसको समहाउ थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है।
की बात जहां पर है भी देखें, एटॉमिक नंबर इसका 12 है। पहले शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम बात करें भी, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में हमारे पास जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाते हैं, ठीक हो गया ना। अब अगर हम इस पे गौर कर लें, ठीक है, और उसके बाद अगर आप कैल्शियम को भी राइट कर लेते हैं, नीचे राइट कर लेते हैं, कैल्शियम की बात कर लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। 2, 8, 8 और 2 वाला ये हिस्सा है, ठीक है। इसकी बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सटेंडेड फॉर्म में, सबशेल्स की फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। इवन कि कैल्शियम की निस्बत स्ट्रॉन्शियम में और ज्यादा हो जाएंगे, बेरियम में फर्दर और ज्यादा हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ पेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। लेकिन बेरियम की अगर आप बात करते हैं, आपने शायद जो है वो देखा होगा ग्राफ जो मैंने आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया था, बेरियम का बॉइलिंग पॉइंट फिर लोअर होता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्शियम। और उसकी रीजन ये है कि डाउन द ग्रुप जो है, जो हम कहते हैं ना कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है, ठीक है। सो वो जो कंडक्टिविटी वाला एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के इनहांस होने का, तो वो भी काउंट करता है उसके अंदर, वो भी जो है हमारे पास आता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से जो स्टेबिलिटी है उसकी वजह पर हम कहते हैं कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर को शो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। समझ आइए आप लोगों को जी। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एग्जैक्टली देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात नहीं करते तलहा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हम यहां पर बात कर रहे हैं इस वक्त, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ही कहलाते हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। हाँ, अगर आप जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे, ठीक है। हाँ, उसमें हम कह सकते हैं, ठीक है, जो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी एक एटम के जो सब शेल है या मेन शेल है उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। अभी यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, नहीं तो आगे चलते हैं। ये थोड़े से खुश्क कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, भी इनऑर्गेनिक जो है वो अपनी जोबन पर है, ठीक है, और आप लोगों को क्या कहते हैं ना भी वो फुल तरसा रही है, मतलब कि से झंझोड़ रही है कि केमिस्ट्री जो है वो बेसिक तौर पे है क्या। सर प्लीज जो आप जो समझा रही हैं उसको एक फार्मूला में भी सम अप कर दें। सारी देखो मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं इस पर। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, ये क्या होती है भाई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई यहां लिखूंगा, ठीक है, ये समझ लें यहां पर है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी, ठीक है। यानी कि किसी एक एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा टू दी एटम, और जितना स्टेबल होगा एटम, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। सर अच्छा ये हो गया। सर अमंग सेकंड ग्रुप वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वाइस इज लोएस्ट। देखो हमरा यही हमने डिस्कशन की, यही मैं आपको समझा रहा था। पहली बात तो ये कि बेरिलियम की बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। सो सबसे स्मॉलेस्ट होने की बुनियाद पर, सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की बुनियाद पर इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, ठीक है, और जब हार्डेस्ट है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। ये तो होगी बात, ठीक। अब जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप आते मैंने आपसे कहा था कि ये जो एलिमेंट्स है ना, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये सॉफ्टवेयर इन नेचर होते हैं, इतने ज्यादा हार्डर नहीं होते, ठीक। अब जब इनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो डिपेंड कर रहा होता है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के ऊपर, और स्टेबिलिटी ऑफ द एटम की किस तरह से हम कहते हैं, क्योंकि इनका डुप्लेट ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। तो सेकंड फैक्टर जो काउंट करता है वो क्या काउंट करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी, ठीक है। हम कहते हैं मैग्नीशियम में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कम है, कैल्शियम में ज्यादा है, स्ट्रॉन्शियम में और ज्यादा हो जाएंगे, बेरियम में और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। सो मैग्नीशियम में कम है तो इनकी निस्बत इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर कम होगा, ठीक है। यहां पर आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बढ़ रहे हैं, सो बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप
इंक्रीज करेगा। ठीक है, ज़रफ़शान मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। भाई ज़रफ़शान भाई मुझसे पूछ लो ना यार, क्या कर रहे हो। सर हाई बॉइलिंग पॉइंट H2SO4 आर ड्यू टू, नहीं ये क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से एकदम से आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें कहाँ से आ गया। हाँ मेटेलिक लेटेस्ट डियर, बिल्कुल ठीक है सर, उनका एमसीक्यू बता दें, फर्दर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, भी अभी कर लेते हैं। सर ये बताएं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रॉन्गर है या क्यूबिक। सोना मोना, सॉरी नॉट सोना, नॉट मोना, इट्स जस्ट मोना। ठीक है, अच्छा मैं आपको जरा थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि आप ये बात जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं इन मेटल्स की, तो मेटल्स कभी भी ये फ्री फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ये रिएक्टिव इन नेचर हैं। ठीक है, ये हमेशा सॉल्ट्स की फॉर्म के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल होते हैं। सॉल्ट्स किसके साथ बनाएंगे भाई, ये 7th A ग्रुप या 6th A ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ये मोस्टली तौर पे सॉल्ट फॉर्मेशन करते हुए लेटेस्ट फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब इनकी शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। आप सीजियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, या सीजियम क्लोराइड सिंपल सीजियम क्लोराइड की लेट सपोज बात भी करते हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है। ठीक है, और इसकी शेप भी चेंज हो जाती है। ठीक है, सो यहां पर भी क्या होगा कि इनकी जो पैकिंग है, ठीक है, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेटेस्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो वेरी करता है। ठीक हो गया, और यहां पर भी जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनकी हमने कल बात की थी कि स्ट्रक्चर विल डिफाइन द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इफेक्ट करेगा एग्जैक्टली तौर पे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी, क्योंकि जब आप किसकी बात करते हो भाई, एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो लेटेस्ट स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा क्लोज पैकिंग होगी, ठीक है, जितने ज्यादा हम कहते हैं जो केटाइंस और एनाइंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी। ठीक है, सो स्ट्रॉन्गर होने की बुनियाद पर हम समहाउ कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो है सब्सटेंस होगा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी फर्क होगा, उसमें चेंज आएगा। ठीक है, तो मोना यहाँ पर जो आप बात करिए ना इस वक्त, ये बता दें कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रॉन्गर है या क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो मैं आपको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। आपने यही चैप्टर नंबर 5 में, आई थिंक मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 4 में आपने सॉलिड्स की बात की थी, तो उसमें आपने ये बात डिस्कस की थी कि एक जो है हेक्सागोनल होती है, एक क्यूबिक जो है वो अपना क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, हेक्सागोनल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग हम कहते हैं कि हमारे पास होती है, क्योंकि मेटल्स में हम सफेयर्स की बात करते हैं और सफेयर्स को हम अरेंज करते हैं। ठीक है, सो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इट इज मोर प्रेफरेबल। ठीक है, इट्स मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू क्यूबिक हमारे पास होती है। ठीक हो गया, शेप ऑफ मैग्नीशियम इज हाँ हेक्सागोनल एंड ऑल अदर मेंबर्स, ठीक है, हैविंग स्ट्रॉन्ग मेटेलिक लेटेस्ट पैकिंग। ठीक है जी, देखो जरा थोड़ा सा इस चीज को आपने देखना है। स्ट्रक्चर की बात वाकई है, स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, दैट विल रिफ्लेक्ट द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड और उसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करता है। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको बता दूं, स्ट्रक्चर की चाहे बात हो, अगर आप उसमें लेकर आते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक कैरेक्टर की बात करते हैं, या कि भाई जो लेटेस्ट एनर्जी डेवलप होती है बिटवीन केटाइंस एंड एनाइन, ठीक है, वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करती है उसकी स्टेबिलिटी, या उससे जो भी हम कहते हैं कि अनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी मिलती है एटम को, वो डिसाइड कर रही होती है। सो यही बात हमारे पास फिर फर्दर रिफ्लेक्ट हो जाएगी सर। लेकिन मेटल्स में तो मेटेलिक बॉन्ड होता है जो अन पे इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। पेयर इलेक्ट्रॉन भी देखो, इस वक्त फरियाल जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो पेयर की जो बात कर रहा हूँ, वो सब्शेल्स की बात कर रहा हूँ जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, देखो ये जो है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स, ये सल्फर, चलो सल्फर की बात रहने देते हैं हम, चूंकि इसकी बात कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन ये ले देगा, रिलीज करेगा, ये भी दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, रिलीज करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाकी है ना, जो कि उसके आउटर मोस्ट शेल के नहीं है, ठीक है, वो पेयर्ड फॉर्म के अंदर है, दैट विल प्रोवाइड सम स्टेबिलिटी टू द एटम। ठीक है, और जब एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, कंपाउंड भी समहाउ स्टेबल होंगे। ठीक है सर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम वाला रिपीट कर दें, मैग्नीशियम और कैल्शियम वाला रिपीट कर दें भी। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से जो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें इजाफा होता है। यही बात मैंने की थी आप लोगों से। ठीक है सर, इनके एमसीक्यूज बिल्कुल करते हैं अभी। कोई और क्वेश्चन यहां तक सर? एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन पूछेंगे? नहीं पूछते यार, एक्सप्लेनेशन क्यों पूछना है, उन्होंने राइट ऑप्शन चाहिए होता है। एमसीक्यू करवाएं, मुझे बताएं, यहां तक समझ आइए आप लोगों को? कुछ इतनी बड़ी डिस्कशन कर ली है हमने ऑलमोस्ट सारा लेक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे लगा दिया। उनके अंदर जो अनयूजुअल बिहेवियर्स थे, ठीक है, उनसे मतलब हमने बात की है। मुझे बताएं यहां तक समझ आया आप लोगों को? सर हमने अनपेयर इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने हैं या पेयर इलेक्ट्रॉन भी? देखो मेरी बात सुनो वानिया, एक चीज हमेशा याद रखना है आपने, ठीक है, वो
देखो जब हम बात करते हैं ना मेटल्स की, एक हमारे पास है फर्स्ट ए एलिमेंट्स, एक हमारे पास है सेकंड ए एलिमेंट्स, ठीक है। इनके पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज व्हाई दे ऑलवेज हैव +1 चार्ज, ठीक है। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, +2 चार्ज कैरी करेंगे। और जब आप बात करते हैं ना लेटेस्ट एनर्जी की बात करते हैं या बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज डेंसिटी का मतलब सिंपली तौर पे होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और जब आप चार्ज की बात करते हो तो उनके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा हमारे पास होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एटम, ठीक है। देखो यहां पर 1 था, यहां पर 2 आ गए तो ये लूज करेगा, ठीक है। तो इस पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, इससे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। इन पे भी डिपेंड करता है। और स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड यानी एटम डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल से पहले के हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में होते हैं वो भी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत प्रोवाइड उसको करते हैं, ठीक है भाई। कोई और क्वेश्चन? मोर द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एन बॉइलिंग पॉइंट। सारा ये जो आप इस वक्त पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें इसको कंफ्यूज नहीं करना विद द बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये जो हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें ये इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है। बिहेवियर भी कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल है, इस चीज का भी बिहेवियर अनयूजुअल है, बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है अभी, ठीक है। हाँ अभी फाइनल कौन सा था आपका जो मुझे बता दें, क्लियर नहीं हुआ। अच्छा अब ऐसे करते हैं, मेरे आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस रखे हुए हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी से भी हैं। सो फौरन से आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करते हैं ताकि हम फिर चल सकें टुवर्ड्स टेस्ट, ठीक है। और उसमें एमसीक्यूज आएंगे, उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। मेरे ख्याल से मैं फौरन आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है भाई। तो ले भी आपकी इस वक्त स्क्रीन पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आ चुका है, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी हम बात करते हैं, हम कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम, इट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर होगी to remove an electron from the outermost shell of the gaseous atom, it is simply called as ionization energy। अब फैक्टर्स की जहां तक बात है, फैक्टर्स इफेक्ट जो करते हैं हमारे पास, ठीक है, इनकी जहां तक बात है तो हम ये बात कहते हैं कि फर्स्ट वन जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट और नेचर ऑफ ऑर्बिटल, इन पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में हम समहाउ वो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात हम कर सकते हैं, ठीक है। इन पे डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये चीज तो थी जो कि हमें पहले ही ऑलरेडी पता है, इसमें कोई बात मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। जो मेजर पॉइंट है ना जिसको हमने डिस्कस करना है वो है ये, इसकी बात करेंगे, ठीक है। इससे मुतालिक हमने डिस्कशन करनी है, ठीक हो गया। अब देखिए जरा अलोंग द ग्रुप हम बात करेंगे, पीरियड हम बात करेंगे। आपको ये बात पता है कि जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो अलोंग द ग्रुप जो है वो डाउन द ग्रुप ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और अलोंग द पीरियड ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या करती है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है। और अलोंग द ग्रुप जो है इट ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखें, गौर करें, आपके पास जो ग्राफ यहां मौजूद है, ठीक है, इन पे अगर आप गौर करें तो अलोंग द पीरियड जो है लेफ्ट टू राइट जाते हुए थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर है। अनयूजुअल बिहेवियर किस तरह से है कि भी देखें बेरिलियम की जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, फिर नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी हायर है, ठीक है, और नियॉन की सबसे हायर है, ठीक है। तो रीजन क्या हो सकती है, इसकी रीजन हमें देखना है, ठीक है। इसकी रीजन हम जो है जानना चाहेंगे कि व्हाई there is unusual behavior of beryllium then nitrogen and then when we go forward, ठीक है, तो वो नियॉन है कि जो सबसे ज्यादा हायर आयनाइजेशन एनर्जी कैरी कर रहा है, ठीक है। यहां पर भी जो हम देखेंगे रीजन, ठीक है, वो क्या होगी, हमेशा आपने याद रखना है जब भी किसी एक एटम की बात करें, अगर उसका सबशेल, आउटर मोस्ट सबशेल वो कंप्लीटली फिल्ड हो तब भी वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू द एटम, ठीक है। और अगर जो है उसका आउटर मोस्ट हाफली फिल्ड हो तब भी वो एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो देखो एक तो हमारे पास है बेरिलियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, ठीक है। एक हमारे पास है नाइट्रोजन, ये इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसकी बात हम करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2
2px1, 2py1 एंड 2pz1। ठीक है भाई, ये होती है क्या। और जहां तक नियॉन की बात है, नियॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz2। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, यानी कि हम ये बात देख रहे हैं इनकी जहां तक बात है बेरिलियम की, नाइट्रोजन की, नियॉन की बात है, हम अलोंग द पीरियड बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सबशेल या तो कंप्लीटली फिल्ड है इन केस ऑफ नियॉन, इन केस ऑफ बेरिलियम। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है, ठीक है, इसके केस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट सबशेल है वो हाफली फिल्ड है। ठीक है, सो हाफली फिल्ड सबशेल हो या कंप्लीटली फिल्ड सबशेल हो, इन दोनों केसेस में ये एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और जब एक एटम स्टेबल हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को पिक करना यानी रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप उनकी ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे, जैसे कि लिथियम है, बोरॉन है, कार्बन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, फ्लोरीन की बात करेंगे, उसमें ये चीज मिसिंग है। ठीक है, उसमें ये चीज मिसिंग है, यानी कि ना तो उनमें सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होगा, ना ही उनमें सबशेल हाफली फिल्ड होगा। सो वाई beryllium, nitrogen and neon behaving some exceptional behavior because of their stable electronic ठीक है, why they have stable electronic configuration, इनके पास स्टिल जो है इन दोनों में डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी है इनमें थोड़ी बहुत, वो किस लिए, जो आखिरी है वो या तो कंप्लीटली फिल्ड है या हाफली फिल्ड है। ठीक है, इस तरीके से आपने ग्राफ में देखा होगा, मैग्नीशियम को देखा होगा। ठीक है, मैग्नीशियम की हम बात कर लेते हैं, फास्फोरस देखा होगा। अगर आप पीरियड जो है 3 की बात करेंगे, मैं इस वक्त आपकी जो है स्क्रीन पर ले भी आऊंगा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैग्नीशियम का डिफरेंस है, यानी मैग्नीशियम थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, फास्फोरस जो है वो थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, और फिर लास्ट में जाके हमारे पास आर्गॉन आता है। ठीक है, अब इनमें क्या है, इनमें क्यों फर्क पड़ रहा है, इनमें फर्क इसलिए पड़ रहा है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसे ही है। यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, यानी आखिरी शेल जो है NS2 है। ठीक है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, फास्फोरस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, NPX1, NPY1, NPZ1। ठीक है, और जहां तक आर्गॉन की बात है तो इसमें NPX2, NPY2 और NPZ2। ठीक है, सो ये कंप्लीटली फिल्ड या हाफली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, जिसमें सबशेल कंप्लीटली फिल्ड हो, हाफली फिल्ड हो, दैट विल प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा एज। ठीक है, और स्टेबिलिटी वो उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, यहां तक बताएं, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? मैं आप लोगों को दोबारा से जो है ग्राफ दिखा देता हूं जो इस वक्त आयनाइजेशन एनर्जी के हैं भाई, अलोंग द पीरियड देखें, इसमें कोई मसला है आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन? कामिल, अब ऐसे ना बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट। भाई क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का MCQ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाजमी है भाई, थोड़ी बहुत तो पता होना चाहिए आप लोगों को। कौन सा टॉपिक चल रहा है, दुआ इस वक्त आई है अब। ठीक है भाई, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी बात सेम है या नहीं? ठीक है, देखिए जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा सनम, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, ऑलमोस्ट बातें सेम है। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि कोई एक मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो है अपने पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। पोटेंशियल मतलब एबिलिटी होती है। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? सर आयनाइजेशन पोटेंशियल ये बता दिया मैंने सना आपको। यहाँ तक मसला सर हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होते हैं, तो फिर जब मेल्टिंग पॉइंट की बात की तो फास्फोरस का सल्फर से कम क्यों, उधर ये हाफ फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अप्लाई किया? देखो हमरा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, बिल्कुल ठीक बात है, आपने कहा कि फास्फोरस के पास जो है हम कहते हैं कि जो आखिरी सबशेल वो हाफली फिल्ड है। ठीक है, हाफली फिल्ड है, ठीक हो गया, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सल्फर के पास ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन वहां पे मैंने आपसे कहा था कि पेयरिंग एनर्जी भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी। आप ये बाद में सर्च कीजिएगा, गूगल भी कीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी जो है मिल जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी इसको हम कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने यानी कि इसका जो है आपको एक रेफरेंस दिया था उस चीज को समझाने के लिए कि सल्फर की जहां तक बात करते हैं तो सल्फर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, वो ज्यादा है। दैट इज व्हाई इट कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी एज कंपेयर टू फास्फोरस। वहां पर वो हम देख रहे थे, ठीक है। यहां पर देखो, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन रिमूवल की बात कर रहे हैं, पहली बात की, ठीक है। वहां पर हम बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की, जहां पर हम कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एसोसिएशंस को हमने ब्रेक करना होता है, ताकि पार्टिकल्स में एसोसिएशन ब्रेक हो, ताकि वो सब्सटेंस मेल्ट हो सके या बॉयल हो सके, ठीक है। ये दो डिफरेंट फर्क है, मतलब डिफरेंस है इनमें, ठीक है, बहुत ज्यादा। एक में हम इंडिविजुअल एटम की बात कर रहे हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन पिक करना है, एक में हम एज अ होल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं कि उसमें हम पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करते हुए उनको मेल्ट या बॉयल करें, फर्क है, ठीक है। कोई और मसला? हाँ जी, बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट। सना जी, कोई और बात, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? नहीं तो आप देखते हैं ग्रुप के अलोंग, ठीक है। और ग्रुप के अलोंग तो बिल्कुल ऑलमोस्ट वो कहते हैं ना कि भाई सोखा काम है, ठीक है। सोखा काम किस तरीके से कि वहां पर कोई इतनी ज्यादा अनयूजुअल बिहेवियर की बात हम करेंगे नहीं, है नहीं यहाँ पर, क्योंकि स्मूथ नजर आ रही है ग्राफ में, ठीक है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये दो चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर क्लियर हो चुकी हैं तो पहले हम टेस्ट कर लें यार, और उसके बाद फिर हम जो है कुछ और फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। नहीं तो हमारा आज का दिन तो गया इसी पे। हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना था, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। जिनमें हाफ हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दें टू दी एटम, ठीक है। जब एक एटम स्टेबल हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना, उसको अनस्टेबल में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। देखो, इस तरह की बहुत सी जो है मतलब बातें हैं कि जिनमें हम बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। देखो, जब हम बात करते हैं ना किस चीज की, भाई हम जब बात करते हैं ये जो हमारे पास क्या कहते हैं भाई, एंट्री टेस्ट की बात करते हैं। सो एंट्री टेस्ट जो है उसमें कॉन्सेप्ट्स दरकार होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स लाजमी चाहिए होते हैं, और कॉन्सेप्ट सिर्फ उस वक्त स्ट्रांग होते हैं जब हम एक्सटेंसिव डिस्कशन करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में, यानी कि कल, हो सकता है कल कर लो, ठीक है, या परसों कर लो, हम 3 बजे एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखें, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर जो है हम रखें अपने साथ, ठीक है भी। और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे कि कल एक प्रॉब्लम आई थी, कल एक एमसीक्यू, बल्कि 2 एमसीक्यू में बड़ा प्रॉब्लम था। मैंने कहा था मैं वो पोस्ट कर दूंगा, लेकिन मैंने पोस्ट इसलिए नहीं की थी, हम फर्दर कंफ्यूजन की तरफ चले जाएंगे जस्ट जो है पोस्ट करने से। तो उसमें जो पॉइंट था वो मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आज जो हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की, उसमें कुछ एलिमेंट्स का अनयूजुअल बिहेवियर, इवन के आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स की बात भी करी थी। मैं चाह नहीं रहा था कि स्ट्रक्चर्स को इसमें इन्वॉल्व करूं, क्योंकि आप फर्दर कंफ्यूजन की तरफ जाते, ठीक है। सो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम अभी भी स्टिल है, मुझे पता है कि आप लोगों को स्टिल उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, जो बातें हैं, उसको हम फिर वहां उस तरह से नहीं, एक्स्ट्रा टाइम में कुछ लेते हुए, ठीक है, उसमें हम डिस्कशन करें और उसमें हम क्लियर करें, ठीक है। और आज तो वैसे भी आप लोगों का एफएलपी है, मुझे वैसे उम्मीद है और 100% श्योरिटी है कि आज का टेस्ट आपको इंतहाई आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 जो था उसमें जो कंटेंट था वो इतना कोई ज्यादा हम कहते हैं मुश्किल कंटेंट नहीं था, इजी वाला था, उसमें कोई मुश्किल वाली बातें नहीं थी, ठीक है। सो वो मैं आपको दूंगा सॉल्व फॉर्म में, यानी अपलोड करूंगा सॉल्व फॉर्म में, ठीक है, यानी सॉल्व फॉर्म में उसके आंसर की अपलोड कर दूंगा विद रीजंस, ठीक है, अपलोड करूंगा। जो कल का हम एक्स्ट्रा या परसों जब भी मैं डिजाइन करेंगे, हम डिसाइड कर लेंगे आपस में मिलकर, ठीक है, उसमें जो है हम यही पॉइंट्स वापस से डिस्कस करेंगे जो आज का था, यानी जो आज हमने कुछ चीजें जो हैं देखी हैं मुश्किल लगी हमें, ठीक है, और जो कल के लेक्चर में हमें कुछ चीजें मुश्किल लगी जिसमें कि हमने अनसर्टेनिटी देखी थी, यानी अनसर्टेनिटी से मतलब ये कि थोड़ा अनसर्टेन बिहेवियर को एक एलिमेंट शो कर रहा था, ठीक है। तो उससे मतलब हम डिस्कशन आने वाले एक्स्ट्रा लेक्चर में, जो कि हम कल रख सकते हैं या परसों रख सकते हैं, उसमें हम करेंगे, ठीक है। 1 मिनट बाकी बचा है और उसके बाद आप लोगों का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा।